हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस भारती भवन में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 9वीं क्लास का रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और इसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। और इस हमारे परिवेश के पदार्थ में आज हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले जो भी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें। यानी ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर है वो हमको देखना है, बताना है। तो फर्स्ट अंतर देख लेते हैं। यानी ठोस का जो है इनका निश्चित आयतन और आकार होता है। यानी कि एक ठोस है उसका एक निश्चित आयतन और आकार होता है। आकार की बात कर लेते हैं, ये पेंसिल है, ये पेंसिल का क्या आकार चेंज होगा? नहीं होगा, एकदम निश्चित होता है। जिस पर आकार का रहता है उसी आकार का रहता है। ठीक है, अब द्रव की बात कर लेते हैं। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। मतलब कि जो द्रव होता है यानी कि आप जो लिक्विड वो जो है उसका आयतन निश्चित होता है, बट आकार जो कहेंगे तो उसका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। आप द्रव में को यहाँ से रख दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो आकार उसका निश्चित नहीं हुआ, वो तो आकार चेंज हो गया। और गैस की बात कर लेते हैं। तो गैसों का आयतन तथा आकार, और इसमें देखो इसमें क्या था, आकार और आयतन दोनों निश्चित था, बट इसमें आयतन निश्चित है और आकार निश्चित नहीं है। गैस में क्या है, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं है। गैसों को जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन तथा आकार ग्रहण कर लेती है। यानी गैस को हम जिस बर्तन में भी रखेंगे वो उसी का आकार और आयतन ले लेता है। ओके, तो हम अगला पॉइंट हमारा है सेकेंड नंबर हमारा पॉइंट में क्या है, सो देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट में है इनका यानी ठोस का गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। किसका? ठोस का। इनके गलनांक, ये द्रव का है, इनके गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। इसमें क्या होता था कि गलनांक और क्वथनांक जो था कक्ष ताप से अधिक होता था, बट इसमें द्रव में क्या है कि इसका जो गलनांक है कक्ष ताप से कम होता है और क्वथनांक जो है कक्ष ताप से अधिक होता है। ओके, अब गैस की बात कर लें तो इनके गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है। इसका गैस में क्या होता है कि गलनांक और क्वथनांक जो है वो कक्ष ताप से दोनों ही क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ओके, तो अब हम थर्ड नंबर पॉइंट में देखते हैं कि थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है। थर्ड नंबर पॉइंट में है यानी कि ये ठोस, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। यानी ठोस को हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। द्रव संपीड़ित नहीं किया जा सकता, द्रव को भी हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। यानी किसको? गैस को संपीड़ित किया जाता है। यानी कि ठोस को, द्रव को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, बट गैस को हम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर ऑप्शन देख लीजिए, मतलब पॉइंट देख लीजिए। ठोस का घनत्व तो सामान्यतया अधिक होता है। यानी कि ठोस का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है और द्रवों का घनत्व तो ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। लेकिन इस घनत्व की बात करें तो ठोस में जो है घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और द्रव की बात करें तो द्रव में घनत्व क्या होता है कि ठोस से क्या होता है, कम होता है, और गैस से क्या होता है, अधिक होता है। और गैसों का घनत्व सामान्यतः कम होता है और गैस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। यानी गैस के किन किन से गुण है उनको हमको लिखना है डिटेल के साथ। ओके, तो देखिए कि पहला हम देख लेते हैं कि गैस का जो आकृति और आयतन, यानी आकृति और आयतन की बात कर ले गैस का, तो गैस
की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही आयतन होता है, जो कि हम अंतर में देखे थे कि गैस का कोई आयतन और कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ओके, अब इसकी दूसरा घनत्व की बात में कर लेते हैं। तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं, यानी बहुत ही कम होते हैं। थर्ड नंबर द्रवनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं गैस का। तो गैसों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं, यानी कि जितनी मात्रा में गैस और ठोस और द्रव में द्रवनांक और क्वथनांक होता है, उसकी तुलना में ये क्या होता है, गैस में बहुत ही कम होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट संपीड्यता की बात कर लेते हैं। तो संपीड्यता, देखो गैस की संपीड्यता बहुत ही अधिक होता है। गैस की संपीड्यता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। अब जो है हम 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 5 नंबर पॉइंट में देख लीजिए कि ऊष्मा और ठंड का प्रभाव, यानी गैस में जो ऊष्मा का और ठंड का जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है। गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, यानी कि गर्म या ठंडा करने पर जो है गैस को जो है हम प्रसारित और संकुचित कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखिए कि गैस का संघनन, यानी गैस का संघनन। 6 नंबर पॉइंट, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव्य रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है, यानी कि पदार्थ का जो गैसीय रूप होता है उसको द्रव्य रूप में परिवर्तन करना ही संघनन गैस का क्या होता है, संघनन कहलाता है। ओके, 7 नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि गैस का दाब। गैस का दाब क्या होता है, तो गैसों के कणों द्वारा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, यानी कि गैसों के जो कण होते हैं उनके द्वारा बर्तन पर लगाए गए दीवार या बर्तन की दीवारों पर लगाए गए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो भी आरोपित बल लगता है उसको हम दाब कहलाता है, यानी गैस का दाब कहते हैं। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे जो है 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है, एक प्रयोग के साथ वर्णन करें। यानी कि हमें कह रहा है कि क्या वायु को हम संपीड़ित कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो एक प्रयोग के द्वारा हमको बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 ml का एक सिरिंज लेंगे। ठीक है, 10 ml का एक सिरिंज लेंगे। सिरिंज के मुंह को रबर के कागज से में घुसाकर बंद कर दें, यानी कि उसके बाद क्या करना है, एक सिरिंज लेना है 10 ml का। उसके बाद जो सिरिंज के मुंह पर एक रबर का काग घुसा करके बंद करके क्या करें, बंद करके रख लेंगे। जैसे कि चित्र में, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कि हम चित्र में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि चित्र यहाँ पे हम नहीं पता है, चलिए हम वहाँ पे हम बता देंगे। तो वहाँ पे हम चित्र में दिखा देंगे कि अब सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकाल लें। उसका जो है सिरिंज के जो पिस्टन है उसको क्या करना, बाहर निकालना है उस रबर से, ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए। और इसीलिए उसको निकालना है कि सिरिंज के अंदर क्या होगा, वायु प्रवेश हो जाए। अब पिस्टन को पुनः सिरिंज में घुसा देना है। ओके, तो उसके बाद जो है ध्यान रखना है कि पिस्टन में कोई रिसाव न रहे, यानी कि ये एक सिरिंज है, मान लेते हैं ये एक सिरिंज है। ओके, ये एक सिरिंज है। हमको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई छिद्र ना हो, इसके अंदर कोई छिद्र ना हो। ओके, बल्कि वह वायुरुद्ध हो, यानी बल्कि ये वायुरुद्ध हो, इसके अंदर वायु का जमाव होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसमें कोई छिद्र ना हो। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ थोड़ा वैसलीन लगा दे। अगर हो सके कि अगर वैसा होगा तो फिर इसके चारों ओर क्या कर लेना है, वैसलीन लगा देना है। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ऐसा करने से सिरिंज के किनारों से होकर वायु का आगमन पूर्णतः बंद हो जाएगा। इसे करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए कहीं छिद्र है तो उसका भी वैसलीन लगा लेंगे तो ऐसे इससे क्या होगा कि वायु का जो आगमन होगा ना वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब पिस्टन को अंगूठे से दबाकर, अब ये जो पिस्टन है उसको क्या करना, अंगूठे से दबाना है। दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाएं, इसको धीरे धीरे क्या करना है, अंदर तक लेके आना है। ओके, अब देखेंगे कि पिस्टन सिरिंज के अंदर
सरकता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो पिस्टन है ये सिरिंज के अंदर धीरे धीरे अंदर जा रहा है। ओके, अर्थात सिरिंज के अंदर वायु का आयतन कम हो रहा है। इससे हम देखते हैं कि वायु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ओके, इसका अर्थ हुआ कि वायु यानी गैस के संपीड़ितता होने के कारण उस पर दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम होने लगता है। यानी कि कोई सिरिंज है उस पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, आयतन कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि वायु संपीड़ित होती है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में क्या है कि वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें, इनमें मुख्य अंतर क्या है। पहले देखिए क्या क्या है, वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करना है और इनमें मुख्य अंतर भी बताना है। तो सबसे पहले हम वाष्पन और क्वथन की व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए वो क्या होगा कि वाष्पन वह प्रक्रिया जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्पन कहलाता है। और क्वथन जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना भी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें मुख्य अंतर, यानी वाष्पन और क्वथन में अंतर देख लेते हैं। ओके, तो देखिए कि अंतर क्या सब है। तो पहला अंतर देख लेते हैं इसमें क्या सब है। तो वाष्पन का जो अंतर है यह एक स्वतः, यानी वाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर रहती है। ओके, वाष्पन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। अब क्वथन की बात कर ले तो यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब सेकेंड नंबर की बात कर लें तो यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। क्या, वाष्पन। अब क्वथन की बात कर लें तो यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलते रहते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है यानी मायने रखती है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं। 5 नंबर में देखिए कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारणों का उल्लेख करें, यानी वाष्पन जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारण को क्या करना है, उल्लेख करना है। तो पहला कारण देखिए, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। सेकंड, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। थर्ड नंबर, कुछ द्रव शीघ्र वाष्पित होते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे। वे द्रव जो शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं उन्हें हम वाष्पशील द्रव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लिए, पेट्रोल बहुत ही जल्दी वाष्पित हो जाते हैं। ईथर बहुत तीव्र गति से वाष्पितकृत होती है, यानी बहुत जल्दी ये वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। 4 नंबर की बात कर लें तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक और अधिक होने पर कम होती है। ओके, क्या होती है, कम होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है या नहीं होती है। तो देखिए कि इसका जो है हम करेंगे तो क्या होगा कि वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कोण द्रव के भीतरी भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं और इससे द्रव का ताप क्या होता है, कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। और अगर प्रयोग की बात करें तो देख लीजिए कि प्रयोग हम किस तरह से करेंगे।
हमको एक मिट्टी की सुराही में क्या करना है, जल भर लेना है और इसका ताप अंकित कर लें। यानी एक क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है या सुराही ले लेना है, उसमें क्या करेंगे, जल भर देंगे और जल भरने के बाद उसका जो ताप है उसको हम अंकित कर लेंगे। यहाँ पे कहीं पे उसका ताप नाप करके हम लिख लेंगे। अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दें। उसके बाद क्या करना है, सुराही को ढक्कन से क्या करना है, मुंह बंद करके छोड़ देना है। कितना, 2 या 3 घंटे, या 2-3 घंटे बाद सुराही के जल का ताप अंकित करें। उसके बाद जो 2-3 घंटे के बाद जो है सुराही में जो जल रखे थे उसका ताप हमको अंकित करना है कितना है। अब आप पाएंगे कि जल का ताप पहले ही अब की अपेक्षा कम हो गया है। यानी कि हम उसके बाद जो है पहले जो ताप नापे थे, अंकित किए थे, और अब जो जल का ताप अंकित किए हैं उसमें हमको देखने को मिलता है कि जल का जो ताप होता है पहले की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि पहले अगर 100% ताप था तो अब 2-3 घंटे के बाद 50% क्या हो जाता है, ताप कम हो जाता है। ओके, अर्थात सुराही का जल क्या होता है, ठंडा होता है। इसी कारण अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो देखिए कि व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी कि मिट्टी का जो सुराही होता है या फिर मिट्टी का कोई बर्तन होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण सुराही की बाहरी सतह पर चले आते हैं। ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं और इन कणों के वाष्पन के लिए ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है। इससे सुराही का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव का जो वाष्पन है वो ठंडक उत्पन्न करती है या ठंडक उत्पन्न होती है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन में किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊर्जा का अवशोषण अधिक करती है, क्यों। यानी कि हमको एक कार्यकलाप के द्वारा हमको लेना है कि जैसे कि आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न में हमको आपको बताए थे कि सफ़ेद वस्त्र पहनने से या फिर काले वस्त्र अन्य दूसरे वस्त्र पहनने से क्या होता है उसके बारे में बताए थे। लेकिन इसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, अधिक करता है। ओके, तो देखिए विभिन्न पदार्थों की ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। यानी कि कहा जाता है कि विभिन्न पदार्थ की जो ऊष्मा होता है वो प्रति आचरण क्या होता है, अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। ओके, अब इसका हम प्रयोग देख लेते हैं कि इसका हम प्रयोग किस तरह से करेंगे। ओके, तो इसका प्रयोग देखिए कि क्या है कि ए और बी एक थर्मामीटर लेते हैं। यानी कि ये एक थर्मामीटर है जिसका हम इसका ए कर दिए हैं, इसका बी किए हुए हैं। ओके, ए के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से और बी के बल्ब को काले रंग के कपड़े से ढक देते हैं। यानी कि ये जो ए है इसका बल्ब क्या किए हैं, सफ़ेद कपड़े से ढक दिए हैं और इसके काले रंग से क्या किए हैं, ढक दिए हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको देखने को मिलेगा कि आपको दिखाया गया है कि अब दोनों थर्मामीटरों को धूप में इस दोनों थर्मामीटर को क्या किया जाता है, इसको धूप में रख दिया जाता है। ओके, समान ताप पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के पश्चात थर्मामीटर में पारे का स्तर, यानी कि इसको जो है दोनों को 15 से 20 मिनट हम रखे हैं। ओके, धूप में समान ताप पर। तो 15-20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इस जो पारा है ये बीच में इसकी जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ी रहती है। तो देखिए कि किस तरह आगे क्या है। तो देखिए आगे कि देखने पर पता चलता है कि थर्मामीटर ए के पारे का स्तर कम ऊंचाई तक, यानी जिस पे सफ़ेद वस्त्र रखा हुआ था उस पे जो है पारा कम हुआ था। ओके, काफ़ी कम, और जिस पे काली वस्त्र लगा हुआ था उस पे पारा हाई था।
ज़्यादा था। ओके, ये हमको देखने को मिला है। अर्थात थर्मामीटर ए के अंकित ताप कम और थर्मामीटर बी के अंकित ताप अधिक है, यानी काले वाले तापमान थर्मामीटर का पारा जो है वो क्या है, अधिक है, और सफ़ेद वाले का कम है। इससे स्पष्ट है कि थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक। इससे हमको ये पता चलता है कि काले बल्ब वाला जो थर्मामीटर था वो अधिक अवशोषण किया और सफ़ेद वाले कम किया। थर्मामीटर ए के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ, यानी कि जितना इसने किया उससे काफ़ी कम किया सफ़ेद वाले। इसलिए हम कहा जाता है कि गर्मियों के समय में हमें सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। ओके, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि किस तरह होता है। तो इसकी व्याख्या देखिए कि काली वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोशाक का ऊष्मा अवशोषण कम मात्रा में होता है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि पदार्थ की जो प्लाज्मा होती है उस पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इसका क्या लिखे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है जिसे प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। यानी वर्तमान में अभी के दिनों में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का निर्माण किया है, आविष्कार किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था अब तक ज्ञात पदार्थों की तीनों अवस्थाओं, जैसे तीनों अवस्थाओं को है ठोस, द्रव और गैस, में किसी के साथ समानता नहीं रखता है। समानता क्या करता है, नहीं रखता है। इसलिए इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहते हैं। इसे यानी कि किसको, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को क्या कहा जाता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहते हैं। यानी कि पहले क्या हो गया, ठोस, दूसरा क्या होगा, द्रव, तीसरा गैस, है ना। तो ये तो हो गया। अब चौथा को क्या कहा गया, ये इसको चतुर्थ को क्या कहा गया, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ओके, तो इसकी उतना काउंटिंग नहीं होता है, इसका ज़्यादा काउंटिंग होता है। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अधिक ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रदीप्त ट्यूब में हीलियम या अन्य गैस भरी रहती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंगयुक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर ये वीडियो अगर आपके लिए ज़्यादा मस्टफुल रहा है, यूजफुल रहा है, तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे लिए ये वीडियो बहुत ही मस्टफुल रहा है। तो हम जरूर है कि इससे आगे का वीडियो भी हम लेकर के बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित के लिए कारण बताएं। यानी कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्या करना है, उसका कारण बताना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बर्फ़ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। यानी कि कोई बर्फ़ की टुकड़ा है, ठीक है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको जब हम अपने हथेली पर रखते हैं तो वो हमको क्या कर रहा है, पता है, हमको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, उस कारण बताना है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ के टुकड़ों के स्पर्श करने पर बर्फ़ का वाष्पन होता है। यानी कि हम अपने हथेली पर क्या करते हैं कि बर्फ़ को हम जब रखते हैं तो ये बर्फ़ का क्या होता है, हमारे हर हाथ से स्पर्श होने के बाद इसका क्या होता है, वाष्पन होता है। ठीक है, इसलिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हाथों से प्राप्त होती है, अतः हमारे हाथ क्या होता है, ठंड हो जाता है। ओके, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सेकंड नंबर को देखिए, सेकंड नंबर क्या है कि मिट्टी के घड़ा यानी सुराही,
में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, क्यों? इसका कारण बताना है। तो देखिए कि मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जबकि पहले ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि मिट्टी के घरों में जो है पानी ठंडा क्यों रहता है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए कि मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर के जल का क्या होता है, वाष्पन होता है, जल का वाष्पन होता है। कण सुराही की बाहरी सतह पर चले आते हैं। ओके, ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं, और ये जब मतलब कि कोई घड़ा है, ये इसमें जल भरा हुआ है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, आपको पहले बताया, और ये इसी छिद्र के कारण क्या होता है, इस जल का जो भी कण होते हैं वो इसके बाहरी सतह पे आ जाते हैं। क्या होता है, बाहरी सतह पे आ जाते हैं, और ये कण क्या होता है, वाष्पित होकर के वायु में मिल जाता है। ओके, इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा सुराही के जल से प्राप्त होती है, और इसको वाष्पित होने के लिए उसकी जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा इसके अंदर जो भी जल होते हैं उससे ये प्राप्त करता है। ओके, जिससे सुराही का जल, और हाँ ऐसे जब ये उष्मा जो भी हुआ, ताप जो भी हुआ, ये तो जल से लेकर के वो बाहर गया, तो जल से जो क्या निकल गया, बस उष्मा निकल गया, ताप निकल गया, तो ये तो ठंडा होगा ऑटोमेटिक। तो क्या कहा जाता है कि जिससे सुराही का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या था कि ये था हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ। ये क्या हो गया, हमारा ऑल टू ऑल क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम सेकेंड चैप्टर का भी हम इसी तरह वीडियो बना करके लाएँ क्वेश्चन आंसर का, तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जी सर हाँ आप इससे आगे भी लेकर के आइए, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। आप लोग जितना कमेंट करेंगे हम उतना जल्दी लेकर के आ जा पाएंगे। ओके, तो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।